कल ठाणे में उत्तर भारतीयों के एक सभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मणिपुर हिंसा को लेकर निशाना साधा और ये कहा कि जो शिवसेना बीजेपी के बीच में गठबंधन टूटी, इसके लिए पूरी तरीके से बीजेपी जिम्मेदार है। इन सब पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए राम कदम बीजेपी के प्रवक्ता हैं, विधायक हैं, वो मौजूद हैं। राम कदम जी, कल भाषण उद्धव ठाकरे ने दिया, उत्तर भारतीयों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि जो गठबंधन टूटा शिवसेना और बीजेपी का, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है। कांग्रेस के साथ जाने के लिए मुझे बीजेपी ने मजबूर किया। देखिए, श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का पूर्णतः वे मन का संतुलन खो चुके हैं, उनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। जो व्यक्ति विशेष अपने पिता के विचारों के साथ गद्दारी करे, जो पिता ने आजीवन जिन लोगों के साथ राजनीतिक शत्रुता करी, उनके गोद में जाकर के जो व्यक्ति विशेष बैठे, ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या बोलना। गले में जब इटालियन पट्टा उन्होंने पहन ही लिया है तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की बोली बोलेंगे। मोदी जी की तस्वीर दिखाकर उनके जो विधायक चुन करके आए, उन विधायकों को उन्होंने मजबूर किया गांधी परिवार के साथ जाने के लिए। कौन है गांधी परिवार? ये वही परिवार है कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने उनके जीवन काल में इस परिवार के साथ राजनीतिक शत्रुता की। केवल मात्र इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनका दल जीवन काल में कभी भी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेगा। यदि समझौता करने की बारी आई तो वे अपने दल को बंद करना पसंद करेंगे। क्या उद्धव जी ने ये स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ गद्दारी नहीं की? क्या समझते हैं वे अपने आप को? जो पुत्र अपने पिता के विचारों के साथ, उनकी विचारधारा के साथ गद्दारी करे और अन्य लोगों पर उंगली दिखाए, ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिनकी आप 2019 के पहले सारे भाषण निकालो। वे कह रहे थे कि मोदी जी नेता नहीं, मोदी जी विश्व नेता है, मोदी जी व्यक्ति नहीं, मोदी जी एक ईश्वरीय पुरुष है। ये बोल किसके हैं? तुरंत भाषा बदल दी। दरअसल इनको एक वहम हो गया है, ये खुद तो गजनी है, इन्हें खुद को तो भूलने की बीमारी है, पर उन्हें इस प्रकार से उनका मन बन चुका है कि महाराष्ट्र और देश के लोग भी भूलते हैं, पर यह भूमि पर कोई भूलता नहीं। समय आने पर उनको देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता सबक सिखाएगी। और रहा सवाल कि कौन किसे छोड़ करके गया, जिनके साथ अपने सेवक नहीं रुकते, बाला साहब की जिस थापा ने सेवा की वो तो इनके साथ टिका नहीं, खून के रिश्ते के भाई इनके साथ टिके नहीं। 50 विधायक चले गए, कई सारे पार्षद चले गए, उसके बाद भी ये चिंतन करने की जगह पर ये औरों पर उंगली दिखाएंगे। और यही कारण उनकी पराजित मानसिकता का है। मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने कल ये कहा कि जब सीता हरण हुआ था उसके बाद रामायण हुई, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था महाभारत हुई, उस वक्त तो द्रौपदी की लाज श्री कृष्ण ने बचा ली थी, लेकिन आज देश के हर चौराहे पर बलात्कार किए जा रहे हैं। लेकिन जो केंद्र की जो सरकार है वो धृतराष्ट्र बन के बैठी हुई है, क्या वो भी नेत्रहीन है? नहीं, जहां तक त्रेता के रामायण की बात करें तो त्रेता के रामायण का आरंभ जब प्रभु राम रामायण के उस पूरे अध्ययन काल में जब वे वनवास चले गए, वहीं से रामायण का आरंभ हुआ। और रामायण पर बोलने का उद्धव जी को कौन सा नैतिक अधिकार है? जिस रामायण को, जिस भगवान राम को कांग्रेस ने काल्पनिक करार दिया, जिस प्रभु रामचंद्र के मंदिर का 450 वर्षों का संघर्ष की लड़ाई जब देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में थी, तब 22 वकीलों की फौज जिस कांग्रेस ने खड़ी की, जिसने सेतु को भी काल्पनिक करार दिया, उस कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठने वाले उद्धव जी को न त्रेता के रामायण के बारे में बोलने का हक है, न द्वापर के महाभारत पर बोलने का हक है। रहा सवाल मणिपुर का, अब यह सीमावर्तीय प्रदेश है, इस प्रांत में जो घटनाएं घट रही हैं, ये सारी घटनाएं जो सीमावर्ती भाग होते हैं, उस विषय को बड़ी संवेदनाओं के साथ
उसे हैंडल किया जाता है। इतना पता होने के बाद केंद्र सरकार इस विषय पर चर्चा करने के लिए संसद में बिल्कुल तैयार है। वो ये कह रहे हैं कि बिना नाम लिए हुए प्रधानमंत्री का कटाक्ष किया उन्होंने और ये कहा कि प्रधानमंत्री या जो केंद्र में प्रधानमंत्री की सरकार बैठी हुई है वो धृतराष्ट्र है, नेत्रहीन हो गई है क्या? अब जो 2.5 वर्ष धृतराष्ट्र की तरह काम कर रहे थे और वही कारण था उनके आंखों के सामने उनके विधायक मंत्री सब चले गए, तो धृतराष्ट्र को अन्य लोग धृतराष्ट्र ही दिखेंगे। पर सही मायने में महाराष्ट्र में सत्ता के काल में और सत्ता चली जाने के बाद भी धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, पर ये जो वर्तमान धृतराष्ट्र है, जो महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी है। क्या वास्तव में वे भी धृतराष्ट्र है? इस बात का चिंतन वे स्वयं करें। विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन बना है उसको इंडिया नाम दिया गया है, उस पर भी उन्होंने ये जिक्र किया कि इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ा गया। प्रधानमंत्री ने इंडियन मुजाहिदीन से इस गठबंधन को जोड़ा तो इंडिया का वो अपमान कर रहे हैं। साथ ही सवाल ये उठाया कि नीतीश कुमार जो पहले उनके सहकर्मी रह चुके हैं, सहयोगी रह चुके हैं, क्या वो भी इंडियन मुजाहिदीन क्या आतंकवादी हैं? क्या ममता बनर्जी आतंकवादी है? आतंकवादियों से जोड़ा गया। बुनियादी बात तो यह है कि आज के सामना अखबार के में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की तारीफ की है। ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय के जो आका थे उनकी तारीफ की है, प्रशंसा की है, उन पर फूल बरसाए हैं। अब एक और जिन अंग्रेजों ने हम पर 150 वर्ष जुल्म ढाए, हमारे लोगों को पीड़ित, प्रताड़ित किया, अत्याचारित किया, उस कंपनी की, उन अंग्रेजों की तारीफ करने वाले उद्धव जी, उनके नेता, उनको इंडिया इस विषय पर बोलने का नैतिक अधिकार है? वे अपने गठबंधन का नाम कुछ भी रखे, पर उस गठबंधन के उच्चारण में यदि भारत आता है, उच्चारण में यदि इंडिया आता है, तो उनके भ्रष्ट करतूत उस नाम को कहीं ना कहीं बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं चोरी छुप के रात में गया नहीं, सरकार नहीं बनाई, मैंने जो किया वो सबके सामने किया, खुलकर किया। बिल्कुल, सबके सामने पिता के विचारों को खंजीर खोपकर, पिता के विचारों के साथ गद्दारी कर पिता के राजनीतिक दुश्मनों को गले लगाकर उन्होंने पिताजी को अच्छा तोहफा दिया। क्या ऐसा कहे लोग? इन्हें इस बात की समझने की आवश्यकता है कि सत्ता के काल में कैबिनेट मंत्री क्यों छोड़ करके गए इनको? को विपक्ष में वो छोड़ करके जाए, समझ सकते हैं। मंत्री कभी छोड़ करके जाता है क्या? अतीत में कभी ऐसा हुआ है? इतना होने के बाद भी अभी भी हम गिरे, उसके पश्चात भी हमारी टांगे ऊपर। अगर ऐसा बर्ताव अगर किसी का हो तो ऐसे व्यक्ति विशेष को परमात्मा भी नहीं बचा पाएगा। अयोध्या और राम मंदिर पर जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले मैं अयोध्या गया था और मैंने कानून बनाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ना कि बीजेपी के कहने के बाद। अब क्या हुआ है कि श्रीमान उद्धव जी के मानसिकता पर उनकी इतनी बौखलाहट उनके हर वाक्य पर दिख रही है कि वे क्या बोल रहे हैं उसका स्मरण उनको खुद को नहीं हो रहा है। माननीय न्यायपालिका में यह मामला कई वर्षों से चल रहा है। यह संघर्ष कोई एक दिन का नहीं है, पर आदरणीय मोदी जी के आने के बाद उसमें क्या तेजी आई, किस प्रकार से बदलाव हुए, सारा देश देख रहा है। उद्धव जी को तो जवाब उस बात का देना होगा कि राम मंदिर को अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करने वाले कांग्रेस के साथ हिंदुत्व का नाम लेने वाला व्यक्ति कैसा जुड़ सकता है? वे जुड़े उनके साथ। दोनों चीजें एक साथ कैसे जा सकती है? ये डबल स्टैंडर्ड है, ये दोगलापन है। मंदिर में घंटा बजाना हमारा हिंदुत्व नहीं है। जब बाबरी विध्वंस हुआ था तो बीजेपी के लोग जो आज श्रेय ले रहे हैं वो उस वक्त चूहे के बिल में जाके दब कर बैठे हुए थे। जब कोविड काल में बियर बार को तो अनुमति दे दी, पर जिस मंदिर में हम जाकर के श्रद्धा से, आस्था से घंटा बजाते हैं, उन मंदिरों के बाहर ताले लगा दिए। ये उनका हिंदुत्व है। और जहाँ तक बाबरी का सवाल है, ये बार बार बाबरी शब्द को दोहराते हैं। उस समय ये खुद कौन से बिल में छुपे थे? जब मुख्यमंत्री थे तभी भी कभी घर से बाहर नहीं आए। जिस व्यक्ति ने कभी उस संघर्ष के लड़ाई में कब गए बताइए? इसने कौन से लाठी खाई है?
कौन से जेल गए हैं, यह तो बताइए, एक उदाहरण बताइए। एयर कंडीशन बंगले में रहने वाले, सोने के चम्मच से दूध पीने वाले, अपने शब्दों का चयन करते समय सावधानी से करें। मणिपुर हिंसा को लेकर राष्ट्रपति का भी उन्होंने जिक्र किया, मणिपुर की जो महिला राज्यपाल है उनका भी उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि महिला इतने बड़े संवैधानिक पद पर विराजमान है, उसके बाद भी इस तरीके के अगर अत्याचार हो रहे हैं तो क्या काम राष्ट्रपति कर रही हैं, राज्यपाल क्या काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो हमारे यहाँ पे राज्यपाल थे वैसे राज्यपाल को आप मणिपुर क्यों नहीं भेजते हैं। भगत सिंह कोश्यारी का बिना नाम लेते हुए जिक्र किया। नहीं, केवल टॉन्टिंग, इसके अलावा उनकी राजनीति आगे बढ़ती नहीं। बेहतर होता कि टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप, कटाक्ष जगह सारे दल इकट्ठे आकर के हमारा ही देश का एक प्रांत है वह जल रहा है तो सारे लोग मिलकर के उसे कैसे सुलझाए इस बात की मंथना करते हैं। तो यह छोड़ करके इन्हें तो केवल वो प्रांत जलने में इनका राजनीतिक उद्देश्य सफल होते हुए दिख रहा है। सदन में बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, गृह मंत्री जी कह रहे हैं, संसदीय मंत्री कह रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष कह रहे हैं कि आप चर्चा करें। सरकार चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार है, पर यह मंथना से छुपना और टीवी के कैमरों के सामने अपनी दलील देना, यह दोनों से स्पष्ट होता है कि इन्हें कोई चर्चा में कोई स्वारस्य नहीं है। इन्हें जो माहौल वहां पर चल रहा है वो इसी तरह से चलता रहे, इसी पर स्वारस्य है। और वही कारण है 4 मई का वीडियो 78 दिनों के बाद जब संसदीय सत्र शुरू होने के एक दिन पूर्व सांझ को कैसे आता है। 78 दिन उसे क्यों छुपाया गया, छुपाने का क्या कारण था। यदि किसी महिला के साथ आरोप हुआ है तो उसे न्याय मिलना चाहिए, न्याय की भूमिका सभी की होनी चाहिए। वह वीडियो एक दिन पूर्व आना यह संयोग नहीं हो सकता। यह सोची समझी षड्यंत्र के तहत घिनौनी राजनीति है। अध्यादेश को लेकर उन्होंने ये कहा कि हम लोग जब राम मंदिर के विषय में कानून बनाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने मना किया, केंद्र सरकार मना कर रही थी, लेकिन अब जब दिल्ली सरकार के कई सारे जो पावर्स है वो छीनने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए अध्यादेश लाया जा रहा है। उद्धव जी ने न मुख्यमंत्री के तौर पर न उनको कभी एडमिनिस्ट्रेशन समझ आया, न समझ के लेने की उन्होंने कोशिश की। वो अध्यादेश क्या होता है इस पर भी अगर कोई ठीक तरह से डेफिनेशन दे तो हम माने। जो व्यक्ति कभी मंत्रालय गया ही नहीं, 2.5 वर्षों के कार्यकाल में 5 बार मंत्रालय गए, 3 बार लॉबी से लौटे। लॉबी में तस्वीर होती है, किसी की जयंती हो, किसी की पुण्यतिथि हो तो हार पहनाने के लिए लॉबी में चले गए मंत्रालय के। अपने खुद के दफ्तर में केवल 2 बार गए हैं, एक बार 22 मिनट और एक बार कोई 43-44 मिनट। उसमें से भी आधा समय टॉन्टिंग करना, वही शब्दों का चयन बार बार दोहराना, उसके आगे कुछ किया ही नहीं उन्होंने काम। जो आलसी आदमी, हार्डली वर्क करने वाला आदमी, हार्ड वर्कर और हार्डली वर्क करने वाला आदमी, दोनों में अंतर है। तो श्रीमान उद्धव जी जाने जाते हैं हार्डली वर्क करने वाले श्रेणी में। ठीक है, एक अंतिम सवाल एनसीपी को लेकर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही दिन बाद मुंबई आएंगे और भ्रष्टाचारियों के साथ मंच साझा करेंगे और ये वही भ्रष्टाचारी हैं जिन पर करोड़ों के घोटालों का आरोप लगाया था। और साथ में ये कहा कि उनमें, प्रधानमंत्री में आत्मविश्वास की कमी है, इसीलिए वो पार्टी तोड़ने का काम करते हैं। चुनाव के वक्त में ही उन्हें सिर्फ एनडीए की याद आती है। नहीं, आरोप किया, पर आरोप हमने पीछे कब लिया है। हमने अगर किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाया है तो हमने पीछे नहीं लिया, कोई जांच रुका ही नहीं है। जांच करने वाली एजेंसियां पूर्णतः स्वायत्त है, उनको अपने निजी अधिकार है और अधिकार के तहत वे कार्रवाई कर रहे हैं। एक ओर उनकी कार्रवाई का चलना और दूसरी ओर कोई पॉजिटिव विचार लेकर के पॉजिटिव विचारधारा के साथ जुड़े तो हम क्या कहें उसे, भाई साहब मत जुड़ो हमारे साथ, भले आपके पॉजिटिव विचार है तो भी मत जुड़ो। अगर देश के विकास में अगर कोई पॉजिटिव विचार लेकर के आता है कि मोदी जी के कामों पर हम विश्वास जताते हुए हम भी ये विकास की धारा में जुड़ना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। हम भी एक राजनीतिक दल है, स्वाभाविक रूप से इस देश को आगे बढ़ाना सबका दायित्व है और उसी दायित्व का निर्वहन करते हुए हमने ये फैसला लिया है। इस फैसले को अन्यथा लेने की जगह
इसे सकारात्मक सोच के साथ लेने की आवश्यकता है। रहा सवाल जिनकी भी जांच चल रही है, एक उदाहरण बताइए कि किसी की जांच रोकी गई? एक भी उदाहरण नहीं है। केवल मात्र राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई के लिए उनकी यह राजनीतिक मजबूरी है इस प्रकार की खोखली और झूठी दलील देना। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए और सभी प्रश्नों पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।